नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ससुराल आते ही बहू ने अपने ससुर को वृद्धाश्रम जाने पर किया मजबूर। तो ससुर ने सिखाया ऐसा सबक कि परिवार के नाम पर अनाथ आश्रम के अलावा उसका तो कोई भी नहीं था। शादी के बाद की पहली होली पर बहू अपने मायके में जाती है। ये परंपरा विकास के घर में थी। जब विकास ने ये बात अपनी नई नवेली पत्नी रचना को बताई तो वह सोच में डूब गई कि अब वह जाए भी तो कहाँ जाए, क्योंकि विकास के मम्मी पापा तो खानदानी लोग थे। उन्हें सारी रस्म और रीति रिवाज पुरानी परंपरा के अनुसार ही निभाना अच्छा लगता था। इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने सास ससुर को क्या जवाब दे। क्या वह उनसे कह दे कि वह पहले होली पर भी अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके तो माँ बाप का कुछ अता पता ही नहीं है। वह ये सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी। तभी शाम को विकास घर में आते ही मिठाई का डब्बा अपनी माँ के सामने रखते हुए बोला, माँ ये लीजिए मिठाई खाइए। उसकी माँ रजनी जी बोली, अरे ये तुम किस बात की मिठाई खिला रहे हो बेटा। तब विकास अपनी माँ को उठाकर गोल गोल घुमाते हुए खुशी से उछलते हुए घर के सभी लोगों को बताया कि रचना ने जिस पोस्ट के लिए मेरी कंपनी में इंटरव्यू दिया था उसमें 10 लोगों में से केवल रचना को ही चुना गया है और उसे कल ही कंपनी में जाकर ज्वाइनिंग लेटर लेकर अपना काम शुरू करना होगा। रचना ने जब ये समाचार सुना तो उसकी तो मानो मुंह मांगी मुराद ही पूरी हो गई हो। वह तो खुशी से उछल पड़ी, लेकिन रजनी जी थोड़ी दुखी हुई कि उनकी बहू को होली जैसी त्योहार की रस्म से वंचित होना पड़ रहा है। विकास दूसरे ही दिन रचना को अपनी कंपनी में लेकर गया। वहां जाकर रचना आज़ादी का अनुभव कर रही थी। उसने वहां ऐसा प्रेजेंटेशन दिया कि जो विदेशी पार्टी उसकी कंपनी से डील करने आई थी उन्होंने 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाया सोचने में, और तुरंत ही रचना के प्रेजेंटेशन से प्रभावित होकर 90 करोड़ की बिजनेस डील साइन करके एक दूसरी ने अपने अपने पेपर्स ले लिए। अब क्या था, रचना का नाम तो पहले दिन से ही ऐसे चल पड़ा कि उसके बॉस से ज्यादा वहां के वर्कर्स उसके बोलने के तरीके और काम करने के ढंग से प्रभावित हो गई। अब क्या था, रचना की तो सारी परेशानी ही दूर हो गई। उसने विकास से कहा, विकास हमें अपने घर से आने जाने में बहुत समय लग जाता है, जिससे मैं थक जाती हूँ, और आप भी तो दिन भर काम करने के बाद उतना लंबा सफर करके गाड़ी चलाकर घर जाते हो, तो क्यों ना हम अपनी कंपनी के पास ही कोई किराए का घर या कमरा ले लें, जिसमें हमें लंबा सफर करके घर भी नहीं जाना पड़ेगा और मेरा मायके जाने वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मम्मी जी भी खुश और हम दोनों भी खुश हो जाएंगे। रचना की बात विकास को वास्तव में ठीक लगी, इसलिए उसने कंपनी के मैनेजर से सिफारिश करवाई कि उन्हें रहने के लिए कंपनी की तरफ से फ्लैट दिलवा दिया जाए, क्योंकि रचना विकास से भी ऊपर ऊंचे पोस्ट पर थी। इसलिए उसकी अर्जी को तुरंत ही स्वीकार कर लिया गया। अब विकास और रचना खुशी खुशी अपने 2 कमरे के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। उधर रजनी जी और उनके पति सुमित जी भी खुश थे कि चलो बच्चे अच्छी तरह से सेटल हो गए। लेकिन रजनी जी ने महसूस किया कि रचना जब से अपनी जॉब पर गई है उसने ना ही अपनी सासू माँ से बात की है, ना ही ससुर जी से, और जब भी वो अपने बेटे से 1-2 दिनों के लिए घर आने की बात कहते हैं तो वह भी कुछ ना कुछ बहाने बनाकर टाल देता है, क्योंकि रचना ने विकास से साफ साफ कह दिया था कि वह अब कभी गाँव नहीं जाएगी, क्योंकि परिवार के नाम पर तो उसका अपना कहने के लिए कोई था ही नहीं। इसलिए वह परिवार क्या होता है, परिवार की अहमियत क्या होती है, उसे कुछ मालूम ही नहीं था। उसने तो अपनी जॉब, अपने पति और दोस्तों को ही परिवार मान लिया था। उसके अलावा उसे किसी की भी दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और वह उससे ज्यादा जानना भी नहीं चाहती थी। विकास और रचना की शादी को 10 साल बीत गए। उनके 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन मदद के लिए रचना ने अपनी सासू माँ को नहीं बुलाया, बल्कि बच्चों को क्रश में रखकर
उनका बचपन बिता दिया और वह जैसे जैसे समझदार होते गई उसी के अनुसार उन्हें स्कूल भी भेजने लगी। लेकिन ना ही उसने अपनी जॉब छोड़ी, ना ही अपने सास ससुर को अपने पास बुलाया। एक दिन रजनी जी अपने बेटी विकास की फोटो उसकी एल्बम में देखने लगी। उस एल्बम में किसी फोटो में विकास अपने पिता की पीठ पर घोड़ा बना बैठा था, तो कभी उनके कंधे पर बैठकर अपने पिता से भी ऊंचा हो गया था, तो कभी अपनी माँ के पल्लू में छुपकर रो रहा था, तो कभी गोद में बैठकर हंस रहा था। और भी बहुत सारी फोटो उस एल्बम में विकास की ही थी। उस सभी फोटो को देखकर रजनी जी कई बार हंसी, कई बार रोई और कई बार भावुक भी हुई। लेकिन उस समय उनके पास उन्हें ढांढस बंधवाने वाला ना ही उनका बेटा था, ना ही पति, क्योंकि सुमित जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। रजनी जी ने उस एल्बम को अलमारी में रखने के लिए एक पैर आगे बढ़ाया था कि उनके छाती में जोरदार दर्द हुआ। उनके हाथों में रखी एल्बम गिर गई और वह अपनी छाती को सहलाने लगी। लेकिन उनका दर्द और भी अधिक तेज होने लगा और वह वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय सुमित जी घर पर आए। देखा तो रजनी जी चारों हाथ पैर फैलाए फर्श पर पड़ी हुई हैं। वह उन्हें देखकर घबरा गई। उन्होंने उनके मुंह में पानी के छींटे मारे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमित ने एम्बुलेंस को फोन लगाया और पड़ोसियों को आवाज लगाई। तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोगों ने रजनी जी को एम्बुलेंस में डालने में सुमित जी की मदद की और सुमित जी रजनी जी के साथ अस्पताल चले गए। उनके पड़ोसियों ने उनके घर में अच्छी तरह से ताला लगा दिया। किसी ने विकास को उसकी माँ के बारे में सोचना दी। विकास अपनी माँ के बारे में सुनता ही ये दौड़ चला, लेकिन रचना नहीं आई। उसने साफ शब्दों में कह दिया, आपको जाना है तो जाइए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरे जाने से माँ जी जिंदा हो जाएंगी? अरे जब मेरे बिना जाए सारे काम हो जाते हैं तो मैं वहां जाकर ही क्या करूंगी? मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उसे जल्दी से जल्दी पूरा करके देना है, इसलिए आप ही जाइए। विकास उसे बिना बहस किए चला गया और अपनी माँ की अंत्येष्टि के रीति रिवाज पूरे किए। माँ का सारा काम निपटाने के बाद जब विकास वापस शहर अपनी पत्नी बच्चों के पास जाने के लिए तैयार हुआ तो आस पड़ोस वाले और रिश्तेदारों ने विकास पर दबाव बनाया कि जब तक रजनी जी थी तब तक तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सहारे अपना समय बिता लेते थे। लेकिन अब रजनी जी के चले जाने से बेचारे सुमित जी अकेले इतने बड़े हवेली नुमा घर में कैसे रहेंगे? उन्हें खाना बनाकर कौन देगा? उनके साथ बातें कौन करेगा? अकेलेपन के कारण कहीं बीमार पड़ गई तो उन्हें कोई पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा इन्हें तुम अपने पास ही शहर ले जाओ और वहीं रखो। विकास धर्म संकट में पड़ गया। वह उन्हें क्या जवाब दे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उसने सभी का मुंह बंद करने के लिए हाँ कह दिया और उसी दिन वापस जाने वाला था। लेकिन फिर से वही रुक गया और सोचता रहा कि आखिर वह अपने पिता को कहाँ लेकर जाए, क्योंकि उसे अपनी पत्नी का जवाब तो अच्छी तरह से पता था कि वह खुश होकर हाँ कहने वाली तो है नहीं। उसने दिन भर सोचा, फिर शाम होते ही उसने एक बार अपनी पत्नी से पूछने की हिम्मत की और फिर फोन लगाकर वहां की सारी बातें बताईं और उसी से निवेदन किया कि उसके पिता को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लेते हैं। लेकिन उसकी पत्नी रचना ने साफ मना कर दिया और कह दिया कि बाबूजी को घर पर लाने की कोई जरूरत नहीं है, आते आते किस वृद्धा आश्रम में छोड़ आइएगा ताकि हम यहाँ सुकून से रह सके। विकास ने मजबूर होकर अपने पिता को अपने साथ चलने के लिए कह तो दिया, लेकिन उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अभी हमारे घर में कमरे छोटे होने के कारण आपकी बहू का कहना है कि आप कुछ दिनों तक वृद्धा आश्रम में रह लीजिएगा। फिर जैसे ही हम लोग बड़ा घर खरीद लेंगे आपको अपने पास बुला लेंगे। बेटे की बातें सुनकर सुमित जी का कलेजा तो मुंह को आने लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, काश मैं किसी की भी बात ना मानकर अपने घर से इतनी दूर नहीं आया होता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन कहा कुछ नहीं,
और चुपचाप हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ ही देर बाद एक वृद्धाश्रम के पास विकास की गाड़ी रुकी। विकास बोला, पापा अब से आप यहीं रहिएगा, मैं बीच बीच में आपसे मिलने आ जाया करूंगा। सुमित जी नीचे सर किए अपना बैग पकड़कर चुपचाप उस वृद्धा आश्रम के अंदर चले गए। उन्हें देखकर उन्हीं के हम उम्र कुछ बूढ़े बोलने लगते हैं, आज एक बार अपने ही नालायक औलाद से फिर से ठगा गया। बेचारे सुमित जी ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, सही तो कह रहे हैं लोग, क्या गलत कहा इन्होंने। ऐसा सोचकर वह एक कमरे में चली गई जहां जाने के लिए उस वृद्ध आश्रम के मैनेजर ने कहा था। वहां जाकर देखा तो वहां एक खटिया पड़ी थी और उस कमरे में पीने के लिए पानी का एक घड़ा था। उन्होंने अपना सामान एक कोने में रखा और उस खटिया पर जा बैठे और खो गए अपने अतीत के गलियारे में। जब उनकी शादी को पूरे 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी गोद सोनी थी। सुमित जी और रजनी जी ने कई भगवान के मंदिर में माथा टेका, डॉक्टरों से इलाज करवाया, जिसने जैसा कहा वैसा ही उन्होंने इलाज करवाया। तब कहीं भगवान ने उनकी सुनी तो उनकी गोद हरी हुई और विकास को पुत्र रतन के रूप में प्राप्त किया। उसे उन्होंने बड़े ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी, उसके सारे अरमानों की पूर्ति की थी। और आज जिस ओहदे पर विकास है, वह भी हम माँ बाप की मेहनत और आशीर्वाद का ही नतीजा है। लेकिन बारे समय और जमाना, एक समय था जब यही बेटा अपने माँ बाप के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। लेकिन आज वही बेटा अपने बूढ़े हो चुके पिता को पुराने हो चुके कबाड़ की वस्तु की तरह एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब उसे माँ बाप पसंद नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चे ही पसंद है, ऐसा सोचकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उन आंसुओं को ना ही कोई देखने वाला था, ना ही पोंछने वाला था। वह मन महसूस कर चुप रह गए। समय यूं ही बीतता गया और सुमित जी अपने हम उम्र लोगों के साथ वही रच बस गए। उन्होंने वहां की जीवन शैली को अपना लिया, क्योंकि वे जानते थे उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद अब उनके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था, तो किससे मुंह करते। फिर एक दिन अचानक वृद्धाश्रम से विकास के पास फोन गया। तब विकास बोला, क्या बात है, मेरे पापा तो ठीक है ना। उधर से आवाज आई, जी हाँ, आपके पापा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे वृद्धाश्रम की जगह को सरकार ने अधिग्रहण करके उसके बदलने में शहर से थोड़ी दूरी में नया वृद्धाश्रम बनाकर देने का निर्णय लिया है। इसलिए हम सभी बुजुर्ग परिवारजन को इतिला करके उन्हें कुछ दिनों तक लगभग 1 महीने के लिए अपने घर ले जाने के लिए कह रहे हैं। तो आप भी अपने पापा को आकर ले जाएं, ताकि उन्हें यहाँ कोई असुविधा ना हो। विकास ने हमें जवाब देकर फोन काट दिया। लेकिन रचना ने जब सुना तो वह बोली, किसका फोन था। तब विकास ने वृद्धाश्रम वाली सारी बात बताई। फिर क्या था, रचना का गुस्सा तो साथ में आसमान पर चढ़ गया। वह बोली, विकास तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, 2 कमरों के मकान में हम जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं, और अब तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएंगे, तुम उन्हें कहाँ रखेंगे। विकास बोला, रचना मात्र 1 महीने की ही तो बात है, फिर पापा को उनके नए वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे, फिर हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। रचना बड़े अनमने ढंग से हाँ बोली। विकास खुशी खुशी अपने पापा को लेने वृद्धा आश्रम चला गया। उस दिन विकास को ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर में त्योहार मनाया जा रहा हो। वह मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन रचना के सामने दिखा नहीं सकता था। वह जल्दी से जाकर अपने पापा को ले आया। उसने अपने बच्चों को पहले से ही बता दिया था कि वह उनके दादू को लेने जा रहे हैं। उनके दादू जैसे ही घर में आएंगे, उनके साथ अच्छे से रहना। दोनों बच्चे अपने दादू से मिलने के लिए बड़े उत्साहित थे। सुमित जी जैसे ही अपने बेटी बहू के घर आए, विकास ने उनके पैर छुए, फिर रचना को इशारा किया कि वह भी उनका पैर छुए। तो रचना ने भी अनमने ढंग से ही सही, लेकिन उनके पैर छुए। दोनों बच्चे तो खुशी खुशी उनके पैर छूने लगे। सुमित जी अपने पोता पोती को पाकर बड़े खुश हुए। उस दिन रविवार था, बच्चों की छुट्टी थी,
लेकिन विकास और रचना को ऑफिस जाना था क्योंकि महीने का आखिरी सप्ताह चल रहा था, तो कुछ प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ रहे थे, उन्हें पूरा करने जाना था। विकास ने अपने पिता को सारा काम समझा दिया था कि उन्हें दिन भर में क्या क्या करना है और बच्चों की देखभाल कैसे करनी है। सुमित जी ने हाँ में सिर हिला दिया और वे दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। उस दिन रचना को दिन भर की ही चिंता लगी रही। पता नहीं बाबूजी बच्चों के साथ कैसे रह पाएंगे, उन्हें तो ऐसी फ्लैट में रहने की आदत भी नहीं है। कहीं दरवाज़ा खुला करके बाहर घूमने तो नहीं चले जाएंगे। उसे बार बार वही ध्यान आ जाता। रचना का काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसके साथ काम करने वाली रीमा बोली, मैडम क्या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है जो काम में मन नहीं लग रहा है? रचना बोली, अरे नहीं सब ठीक है। कहकर उसने जैसे तैसे काम को खत्म किया और उस दिन विकास का इंतजार नहीं किया और अकेली ही घर चली गई। घर में जाकर देखा तो शाम को घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। किचन में जाकर देखा तो सारे बर्तन धुले हुए सलीके से जमे हुए थे। किचन काउंटर साफ सुथरा था। छत के ऊपर से सारे कपड़े उतार लिए गए थे और सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए गए थे। घर का फर्श भी साफ सुथरा चमक रहा था। उस दिन रचना को ऐसा लग रहा था कि वह किसी दूसरे के घर में आ गई हो। उसने शाम को सबके लिए चाय बनाई तो उसने ससुर जी से भी पूछ लिया तो उन्होंने भी हाँ कह दिया। सभी ने चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी खाए क्योंकि सुमित ने प्याज, मिर्च और टमाटर काट कर रखे थे ताकि बहू कोई भी सब्जी बनाए तो ये सब तो कॉमन चीज है, ये तो डालने ही पड़ते हैं। लेकिन रचना ने सोचा जब सारे काम हो ही गए हैं तो क्यों ना प्याज मिर्च में बेसन डालकर थोड़े पकौड़े ही बना लिए जाएं ताकि बच्चों का संडे का दिन खुशियों भर जाए। जब रचना पकौड़े और चाय लाई तब तक विकास भी घर आ चुका था। उसने डाइनिंग में ये सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रचना ऑफिस से आकर इतना कुछ बना भी सकती है। वह अपने आप को चिमटी काट कर देख रहा था कि वह वास्तविकता देख रहा है या सपना। फिर वह हाथ मुंह धोकर आया और सभी लोगों ने चाय नाश्ते का लुत्फ उठाया। लेकिन सुमित जी ने केवल चाय ली क्योंकि उनकी आदत नहीं थी कभी भी भारी भरकम भोजन करने की। रचना ने सभी के लिए साथ में खाना बनाया। सुमित ने सभी की तुलना में कम ही खाना खाया। रचना सुमित जी के खाना खाने के तरीके, खाना खाने की मात्रा का अंदाज नहीं था, लेकिन बोली कुछ नहीं। दूसरे दिन सुबह रचना के उठने से पहले पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। घर साफ सुथरा लग रहा था। किचन में जाकर देखा तो नाश्ते में ढोकला और पोहा बन चुका था। रोटी या पराठे के लिए आटा गूंदा हुआ था और मिक्स वेज सब्जी बन चुकी थी। रचना ने देखा बाबूजी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं तो वह जल्दी जल्दी अपने बच्चों के कमरे में उन्हें उठाने के लिए गई। वहां जाकर देखा तो दोनों बच्चे जय और किट्टू अपने बिस्तर पर नहीं थे। उनके हाथ पैर थर थर कांपने लगे। उसने अपने पति विकास को जाकर जगाया और बताया कि बच्चे और बाबूजी घर पर नहीं हैं। पता नहीं बाबूजी उन्हें कहाँ लेकर चले गए। हम लोगों ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिए थे, कहीं उसका बदला तो नहीं ले रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि जय की तो पेट में रोज ही सुबह सुबह दर्द रहता है। जब तक वह उल्टी नहीं कर लेता तब तक वह कुछ भी नहीं खा सकता और किट्टू तो हमेशा सिर में दर्द बताती रहती है, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठती। फिर आज दोनों बच्चे सुबह सुबह कहाँ चले गए? ऐसा कहकर वह रो रही थी। तभी दोनों बच्चे चहकते हुए अपने दादू का दोनों हाथ दोनों बच्चे पकड़े हुए उछलते कूदते चले आ रहे थे और कह रहे थे, दादू आज तो पार्क में बड़ा मजा आया, कल थोड़ा जल्दी जाएंगे, आप हमें जल्दी उठा दिया करो। देखा नहीं क्या, वहाँ हमारे दोस्तों की दादा दादी हमसे पहले पहुंच गए थे तो इतने मजे आया होगा। दोनों बच्चे को इस तरह बातें करते हुए देख रचना और विकास के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। विकास तो जय की उल्टी वाली बात की भूल गया था, लेकिन रचना को याद थी, परंतु उसने उस समय कुछ नहीं कहा। पहले रचना दोनों बच्चों को नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, नाश्ता करने के लिए, हर एक काम के लिए चिल्लाती रहती थी, लेकिन बच्चे आलसी बनकर बैठे रहते थे। उन्हें जल्दी से कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता था।
लेकिन आज तो बच्चों ने ब्रश करके ढोकला भी खा लिया था और जल्दी से नहाने भी चले गए। नहाकर आने के बाद दोनों बच्चों ने पोहा खाया। रचना ने पराठे बनाए तो सुमित जी ने सब्जी बना दी। रोज बच्चों के टिफिन में ब्रेड सैंडविच डालने वाली रचना आज पराठे बना रही थी और अपने और विकास के टिफिन में भी पराठे और सुमित जी के द्वारा बनाई गई आलू गोभी और मटर की सब्जी डाल दी। बच्चों ने जब स्कूल में अपना टिफिन खोलकर देखा तो सब्जी की इतनी अच्छी खुशबू से ही उनकी भूख बढ़ गई। दोनों बच्चों पूरा टिफिन चट कर गए। वही रचना के साथ उसकी सहकर्मियों ने भी जब उसका टिफिन खोला तो देखा उसकी सब्जी की महक से प्रभावित होकर बोले, क्या बात है मैडम, आज तो सैंडविच ब्रेड की जगह पराठे सब्जी लाई हो। आजकल आपके पास बहुत टाइम रहता है क्या, या फिर कोई खाना बनाने वाली रख ली है? तभी रचना ने उन्हें बताया कि उसके ससुर कुछ दिन के लिए उनके पास रहने आए हैं। तभी किसी ने कहा, अच्छा, तो वह बेचारी के ऊपर अत्याचार कर रहे होंगे, एक से एक फरमाइश करते होंगे, तभी उनकी डिमांड पूरी करने के लिए ये सब बनाना पड़ता होगा, है ना? अगर ऐसी बात होगी ना तो आप मुझे बताइएगा मैडम। मेरी जान पहचान में समाज सेविका है, वह जिन बहुओं पर ऐसे अत्याचार होते हैं ना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है, उनके लिए आवाज उठाती है। तभी रचना बोली, अरे बस भी करो, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुने बिना ही तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे मेरे ससुर जी मेरे ऊपर हुक्म नहीं चलाते, बल्कि वो तो मेरा काम आसान कर देते हैं, तभी तो मैं इतना काम कर पाती हूँ। और उसने सारी बात बताई जो सुमित जी उसके घर जाने से पहले और उसके उठने से पहले कर देती थी। अब तो सुमित जी का ये रोज का यही काम हो गया था। उन्हें भी ये काम करने में आनंद आता था, क्योंकि उस काम के बदले उन्हें प्यार जो मिल रहा था। सुमित जी को वहां रहते हुए 1 महीना कैसे बीत गया, ना ही सुमित जी को पता चला, ना ही विकास के परिवार वालों को पता चला। उस बीच एक भी दिन ना ही जय ने उल्टी की, ना उसके पेट दर्द हुआ, ना ही किट्टू के सिर में दर्द हुआ, क्योंकि दोनों अपने दादू के साथ सुबह सुबह सैर करने जहाँ जाते वहाँ एक्सरसाइज करते हैं। सुबह नाश्ते में और टिफिन में ब्रेड और सैंडविच की जगह घर का बना हेल्दी खाना खाते, इसलिए पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। एक दिन वृद्धाश्रम से विकास के मोबाइल पर फोन आया कि अब जो नया वृद्धाश्रम बनने वाला था वह पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब वह सुमित जी को यहाँ पहुँचा सकते हैं। विकास ने उन्हें हाँ कह दिया। फिर विकास को थोड़ी देर बाद उसके बच्चों के स्कूल से फोन आया कि उनके बच्चों को अवार्ड मिलने वाला है, साथ ही साथ रिजल्ट भी मिलने वाला है। अवार्ड किस चीज का है नहीं बताया गया, लेकिन उन्हें समय निकाल कर स्कूल जाना ही है। विकास ने उन्हें भी कह दिया और रचना को बताया कि स्कूल से फोन आया है कि हमारे बच्चों को अवार्ड मिलने वाला है, इसलिए थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हमें वहां जाना ही है। और आज शाम तक पापा को वृद्धा आश्रम भी पहुंचाना है, क्योंकि वहां भी उनके रहने की सारी व्यवस्था पूरी हो गई है। और विकास की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन आंसुओं को झटपट पोंछ लिया। रचना ने नोटिस किया, आज तक तो हमारे बच्चों ने कोई इनाम नहीं जीता, लेकिन इस बार ऐसा क्या कर दिया जो उन्हें इनाम मिलने वाला है। वह भी जानने के लिए उत्साहित थी। जब वो दोनों अपने बच्चों के स्कूल गए तो सबसे पहले उन्हें फूलों के हार पहनाकर उनका स्वागत किया गया और बताया गया कि उनके दोनों बच्चे इस बार की परीक्षा में अपनी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि इसके पहले टॉप 10 में भी उनका नंबर नहीं आता था। इस बार शायद दोनों माता पिता ने अपने बच्चों पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया है। और फिर आई अवार्ड देने की बारी, तो बच्चों को एक छोटी सी कहानी लिखने के लिए कहा गया था। उसमें किट्टू को अवार्ड दिया जा रहा है और उसने जो कहानी लिखी थी उस कहानी को स्कूल के प्रिंसिपल सर ने माइक में सबके सामने पढ़कर सुना रहे थे। उसने लिखा था, एक पति और पत्नी बहुत ही प्यार से रहते थे। वे दोनों दिन भर अपना अपना काम करते और समय होता तो दोनों एक ही बात कहते। पत्नी कहती, सबसे पहले मैं भगवान जी के पास जाऊंगी, मैं सुहागन ही बनना चाहती हूँ, वरना
कि समाज मुझे अभागिन कह कहकर मुझे जीने नहीं देगा। फिर पति कहता, नहीं भाग्यवान, मैं पहले भगवान जी के पास जाऊंगा, क्योंकि तू नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। तू है तो मैं हूँ, वरना मैं तो तेरे बिना एक पल के लिए भी जीने का नहीं सोच सकता। दोनों में रोज ही ऐसी नोक-झोंक होती रहती और दोनों सो जाते। और यदि किसी दिन पति को घर आने में देरी हो जाती तो पत्नी को मनाने के लिए आइसक्रीम ज़रूर लाता, क्योंकि पत्नी को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। वह कितना भी गुस्सा करती, पति ने अगर आइसक्रीम लाकर देती तो समझो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। एक दिन पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और पति घर आया ही नहीं। पत्नी अपने पति का इंतजार करती रही। उसके बच्चे कहते रह गए, पापा अब नहीं आएंगे, लेकिन उसकी जुबान पर एक ही बात थी, आइसक्रीम लेकर आएंगे। उसने ना ही उस दिन से अपने पति और आइसक्रीम के इंतजार में एक घूंट पानी पिया, ना ही एक दाना अन्न का खाया। और एक दिन पागल सी होकर अपने पति के पास ही भगवान जी के पास चली गई। ऐसा होता है पति पत्नी का प्यार है। इतना कहते ही प्रिंसिपल सर की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और उनके रोके आंसू नहीं रुक रहे थे। वही हॉल में बैठे सभी दर्शकों का भी यही हाल था। लेकिन किट्टू ने ये सब इमोशनल कहानियां कहाँ से सीखी, ये बात रचना को समझ में नहीं आ रही थी। और दोनों बच्चों का रिजल्ट भी इतना अच्छा कैसे हो सकता है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह भी अपने आंसू पोंछते हुए अपने घर चली गई। घर जाकर देखा तो सुमित जी अपने कपड़े बैग में डालकर तैयार बैठे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह भी बहुत रोई हो। तभी विकास आया और बोला, चलिए पापा, आपको आपके असली घर में पहुंचा कर आता हूँ। तभी रचना तपाक से बोली, क्यों विकास, बाबूजी को आज ही जाना जरूरी है क्या? एक बार बच्चों से तो पूछ लो कि वे क्या चाहते हैं। विकास बोला, रचना, क्या तुम पागल हो गई हो? बच्चों से पूछोगी तो क्या वे अपने दादू को जाने देंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि उन्हें आने से पहले ही पापा को इनके असली घर में पहुंचा दूं, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। विकास, कि तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? बाबूजी के रहने से भला मुझे क्या परेशानी होगी? उल्टा मुझे तो कितनी सुविधा हो गई है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार सा आ गया है। हमारे बच्चे फर्स्ट और क्या टॉप 10 में भी नहीं आते थे, अब वे फर्स्ट आने लगे हैं। और हमें भी कैसी ब्रेड और सैंडविच से छुटकारा मिल गया है। ये सब तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तब विकास बोला, यार मुझे तो शुरू से ही दिखाई दे रहा था, तुम्हें ही नहीं दिख रहा था। अब क्या करना है तुम ही बताओ, वरना मुझे तो वहां से फोन आ ही चुका है। रचना तुरंत अपने ससुर जी के पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। बाबूजी, मैं तो ठहरी अनाथ, मैंने कभी अपने माता पिता को देखा ही नहीं, इसलिए माँ बाप का प्यार क्या होता है मैं समझ ही नहीं पाई। बाबूजी, आपके आने से हमारे बच्चों की तबीयत ठीक हो गई, जैकी उल्टी और पेट दर्द ठीक हो गया, क्योंकि उसे सही समय पर घर का बना हेल्दी खाना मिल जाता है। वैसे ही किट्टू के सर में हमेशा दर्द बना रहता था, उसका भी सर दर्द गायब हो गया। उन्हें तो याद भी नहीं है कि आपके आने से पहले उनकी तबीयत खराब रहती थी। आए दिन उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ता था। तब तक जय और किट्टू भी स्कूल से आ गए और उन्होंने अपने दादू से कहा, देखा दादू, आपने जो कहानी हमें बताई थी वह कहानी सिलेक्ट हो गई और मुझे तो उस कहानी के लिए अवार्ड भी मिल गया है। कहकर किट्टू ने वह अवार्ड अपने दादू के हाथों में दे दिया और दोनों बच्चों ने सुमित जी को बताया कि दादू, आपने हमें सुबह सुबह पढ़ने का जो राज की बात बताया था ना, वह तो वास्तव में कमाल ही कर गया। हम दोनों भाई बहन अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। हमारी मैडम तो हमसे पूछ रही थी कि तुम कहीं ट्यूशन जाते हो क्या, तो हमने भी कह दिया हमारे दादू हमें पढ़ाते हैं, हमारे सबसे प्यारू दादू। कहकर दोनों बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर अपने दादू से लिपट गए। अब बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स सुमित जी से निवेदन करने लगे कि हमारे बच्चों को भी आप ही ट्यूशन पढ़ा दीजिए। सुमित जी को भी बच्चों के साथ
समय बिताना अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने भी हाँ कह दिया। जब 2-4 बच्चे थे तब तक तो उन्हें अपने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन जब बच्चे ज़्यादा हो गए तब विकास ने अपनी ही सोसाइटी में एक कमरा किराए से ले लिया। अब सुमित बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में व्यस्त रहने लगी तो घर का सारा काम रचना के हिस्से में आने लगा। ये सुमित जी को भी महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक खाना बनाने वाली और एक झाड़ू पोछा करने वाली बाई रख ली, जिसका पेमेंट वह खुद ही देते थे। देखते ही देखते सुमित की ट्यूशन क्लास 1 मंजिल से 2 मंजिल और 2 से 3 मंजिल की हो गई। अब सुमित जी अपनी कमाई का आधा हिस्सा वृद्धा आश्रम को भी देने लगे, जिससे विकास या रचना को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन सुमित जी की इनकम अब विकास और रचना दोनों की तनख्वाह से मिलाकर जितनी थी उससे भी ज्यादा हो जाती। रचना सुमित जी की उन्नति और उनकी उदारता को देखकर मन ही मन आत्मग्लानि से भर उठती, लेकिन ना ही कभी सुमित जी ने उन्हें एहसास होने दिया, ना ही विकास ने तंज कसा। दोनों बच्चों से कोई भी पूछता कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो दोनों कहते दादू की तरह बनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।